स्वागत है आपका मेरी कहानियों, कविताओं और कल्पनाओं के शहर में। दोस्तों, मुझे कहानियाँ लिखना, पढ़ना बेहद पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कहानियाँ आप लोगों के साथ पढ़ी जाएं। तो चलिए इसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं मेरी खुद की लिखी कहानी शब्दों की औपचारिकता। प्रेम है तुमसे, क्या तुम्हें भी? ये एक सवाल त्रिशा हजारों बार पूछ चुकी थी उससे, और जवाब में घंटों सन्नाटा पसरा होता। जवाब तो तब मिलता ना जब सामने जवाब देने के लिए कोई हो। इस सवाल जवाब के दरमियान तो बस अकेली ही होती है, अपनी छज्जे की मुंडेर पे बैठी हजारों कश्मकश और उधेड़ बुन के साथ। त्रिशा एक सुलझी हुई लड़की है जो सही गलत रिश्तों के दायरे बखूबी जानती है। वो जानती है लव आजकल और प्रेम में फर्क, और शायद इसीलिए वो अपने मन में उठे विवान के प्रति प्रेम को अब तक स्वीकार नहीं कर पाई। उसे याद है जब वो पहली बार विवान से मिली थी। शादियों के शोर शराबे के बीच पापा ने ही तो मिलवाया था उसे। त्रिशा, इनसे मिलो, ये है विवान, तुम्हारे मल्होत्रा अंकल का बेटा। जी। त्रिशा ने बस विवान की तरफ देखकर इतना ही कहा था, और पापा ने विवान के हजारों किस्से सुना डाले। और विवान भी मुस्कुरा मुस्कुरा के कभी पापा से अपनी तारीफों के लिए शर्मसार होता, तो बीच बीच में त्रिशा को देखकर मुस्कुरा देता। त्रिशा को विवान से मिलकर अच्छा लगा। उसे ऐसे ही तो लड़के पसंद हैं, वेल मैनर्ड, फॉर्मल ड्रेस और चेहरे पर प्यारी सी रिस्पेक्टफुल स्माइल, जो आजकल के लड़कों की तरह लड़कियों को बस प्रेमिकाओं की दृष्टि से ना देखे, जो उन्हें रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखे। उसे ऐसा ही तो लड़का पसंद था, बिल्कुल विवान की तरह। आज पहली बार त्रिशा को किसी लड़के को देखकर वो पहली नजर वाला प्यार सा हो गया था। कुछ महीनों बाद पापा का ट्रांसफर हो गया दिल्ली से पुणे, पर त्रिशा पुणे नहीं जा पाई क्योंकि त्रिशा का ग्रेजुएशन अभी बाकी था। मल्होत्रा अंकल दिल्ली में ही रहते थे, तो पापा ने मल्होत्रा अंकल के पास के ही पीजी में त्रिशा को रूम दिला दिया, ताकि मल्होत्रा अंकल त्रिशा को किसी जरूरत पर देख सके। क्योंकि पीजी ठीक उनके सामने ही था, और त्रिशा के रूम का दरवाजा ठीक मल्होत्रा अंकल की बालकनी के सामने खुलता था। वैसे तो अंकल रोज एक बार जरूर आते थे त्रिशा का हाल पूछने उसके रूम में। उसने कुछ खाया नहीं खाया, या उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। वो कांपते आवाज में पूछते, बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना, तेरा एक बाबा है अभी इधर, समझी? और त्रिशा बस जी अंकल कहकर मुस्कुरा देती। 2 दिन हो गए, पर मल्होत्रा अंकल नहीं आए। तो एक शाम त्रिशा ही उनके घर चली गई उनसे मिलने। तो पता चला कि नहाते वक्त बाथरूम में गिरने से उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, जिससे अब वो चल फिर नहीं सकते। विवान बड़ी शिद्दत से मल्होत्रा अंकल की सेवा में लगा था। ये देखकर त्रिशा के मन में उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया। आजकल के लड़के कहाँ करते हैं ये सब, जबकि त्रिशा की माँ और बहनें भी घर में ही थी। फिर भी विवान ही उनका सारा काम कर रहा था। उनकी दवाइयाँ, पैरों की मालिश से लेकर सारा काम वही करता है। ये जान के त्रिशा के मन में विवान के प्रति और भी प्यार बढ़ गया, और अब मल्होत्रा अंकल की जगह विवान आने लगा त्रिशा का हाल पूछने। त्रिशा उसकी बातों का बस हाँ और ना में ही जवाब देती। वो 10 मिनट त्रिशा के रूम में बैठता और त्रिशा की बनाई दीवारों पे सजी हैंडक्राफ्ट की चीजों को गौर से देखता। त्रिशा अपने रूम को बड़े सलीके से रखती थी, जिसके लिए विवान ने एक दिन तारीफ भी की थी उसकी। विवान रोज आता, 10 मिनट बैठता, चाय पीता और त्रिशा की बनाई किसी न किसी चीज की तारीफ जरूर करता, और बदले में त्रिशा बस मुस्कुरा देती। त्रिशा कुछ जरूरत हो तो कहना, कहने पर त्रिशा बस हाँ में सर हिला देती, और दोनों एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा देते। वो शाम की चाय के साथ सूरज ढलते देखना त्रिशा के लिए सबसे खास वक्त होता था। दिन भर में से जब त्रिशा खुद के साथ होती थी, खुद से बातें करती थी, सपने बुनती थी
और अब विवान के उसी वक्त आने से वो 10 मिनट तृषा के जीवन का सबसे खूबसूरत और खास वक्तों में से एक बन गया था, जिसका तृषा को हर दिन बेसब्री से इंतजार रहता। वो रोज छत की मुंडेर पर खड़ी एक ही सवाल बार बार अपने मन में दोहराती कि प्रेम है तुमसे, क्या तुम्हें भी वैसा ही प्रेम है मुझसे? पर उसकी कभी सामने से कहने की हिम्मत ना होती, क्योंकि प्रेम का इजहार कर पाना सबके लिए उतना आसान नहीं होता, और खास करके औरतों के लिए। हमारे भारतीय समाज में तो प्रेम में पड़ी औरतों को कितनी हेयता से देखा जाता है कि मानो कोई पाप किया हो। इसीलिए वो डरती हैं प्रेम के इजहार से, कि कहीं कोई उसे गलत ना समझ बैठे, कि कहीं घर वालों की प्राण प्रतिष्ठा पर न कोई उंगली उठा दे, कि कहीं उसके चरित्र पर कोई लांछन न लगा दे। और कभी कभी तो इस डर से भी कि जिससे वो प्रेम करती हैं वो सच में उसके प्रेम के लायक है भी या नहीं, क्योंकि लोगों के चेहरों पर अब हजारों परतों के मुखौटे जो सजने लगे हैं। खैर, विवान वैसा लड़का नहीं था जो रहते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और। तृषा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। आज उसे अपना फाइनल रिजल्ट लेने जाना था। बारिश भी बहुत हो रही थी, जिससे बाहर सन्नाटा पसरा था। बारिशों की मधुर संगीत और ठंडी हवाओं के बीच तृषा तैयार होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। कॉलेज दूर होता तो वो कोई कैब वगैरह कर लेती, पर उसका कॉलेज बस 2 गली ही दूर था, तो तृषा पैदल ही जाती थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टाइम अभी था, तो वो अपनी बालकनी में अपनी चहेती एलेक्सा के साथ बारिश निहारने चली आई। उसे बूंदों का यूं टूट के बिखर जाना, प्रेम में यूं धरती को समर्पित हो जाना और यूं भागती जिंदगी का पल भर ठहर जाना अच्छा लगता था। वो बारिश निहार ही रही थी कि उसकी नज़र सामने बालकनी में खड़े विवान से टकरा गई। वो सहम गई। विवान उसे न जाने कब से देख रहा था। उसने नजरें चुरा ली। एलेक्सा पे गाना बज रहा था, पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। उस पल को वो भी बिखर जाना चाहती थी, ठीक बूंदों की तरह। जो दुनिया समाज के दायरों की खींची लकीरों में बंधी थी, वो बस टूटना चाहती थी। वो भी बूंदों की तरह समर्पित होना चाहती थी प्रेम को। उसने नजरें उठाई। विवान उसे अब भी देख रहा था, पर नजरें मिलते ही विवान ने नजरें चुरा ली, जैसे कि चोरी करते पकड़ा गया हो, और वहां से चला गया। आज शाम जब तृषा चाय के साथ अपनी बालकनी में बैठी तो अचानक विवान की वो 2 आंखें सामने चमक उठी, जो तृषा के उन अनगिनत सवालों के जवाब में कह रही थी कि हाँ, प्रेम है तुमसे, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें है मुझसे। तृषा अचानक डर गई अपने इन जज्बाती ख्यालों से कि ये वो क्या कर रही थी। कल तक वो जिन बातों को नादानियों और पागलपन की संज्ञा देती थी, आज वो खुद ही उन्हीं नादानियों और उसी पागलपन को दोहराना चाह रही थी। अगली सुबह जब विवान उसे देखने आया तो वो अपना सामान पैक कर रही थी। विवान के पूछने पर उसने उसे बताया कि वो अब जा रही है पूना। विवान ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? क्यों? क्योंकि अब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जिसके लिए वो यहाँ रुकी थी। कितनी नादानियों भरा सवाल था विवान का। फिर विवान ने पूछा, तुम पीजी यहीं से कर सकती हो, यहाँ काफी और अच्छे कॉलेजेस हैं। और उसने 2-3 कॉलेजों के नाम भी गिनाए। पर सच तो ये था कि वो ये कहते हुए कहना चाहता था कि तृषा रुक जाओ ना। वो कहना चाहता था कि वो भी प्रेम करने लगा है उससे, उसी दिन से जिस दिन वो उससे पहली बार मिला था। उसे ऐसी ही तो लड़कियां पसंद थी, ठीक तृषा की तरह, सुलझी हुई समझदार लड़की, जो आजकल की लड़कियों की तरह शो ऑफ न करे, जो थोड़ी शर्मीली हो और लड़कों को बस प्रेमियों की दृष्टि से नहीं, रिस्पेक्ट भरी निगाह से देखती हो। वो तृषा का हाल पूछने आना तो बस एक बहाना था। असल में तो वो रोज अपना हाल बताना चाहता था तृषा को, पर हिम्मत न कर सकता कि वो उसे
उस कि वो उसे पहली नज़र वाला प्यार सा हो गया है उससे, कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो बस देखता ही रह गया था। उसकी अदाओं से वो पहले दिन ही घायल हो गया था, जो घाव अब समय के साथ गहरे हो चले हैं। उसकी वो झुकी नज़र सरमो हया का कायल है वो। और ये भी कि बालकनी के सामने वाला रूम के लिए उसने कितने पापड़ बेले थे। आंटी को एक किस्त वो भी देता है हर महीने, ताकि वो तृषा को देख सके। और वो रोज ही तो देखता था उसे, जब तृषा अपने बाल सुखाने बालकनी में आती, जब वो चाय के साथ घंटों खड़ी होती, तो वो भी तो अपने सारे काम काज छोड़ उस पर घंटों तकता रहता था पागलों की तरह। और अंकल को भी तो कितना कन्विंस किया था। और तृषा का हाल पूछने आने के लिए तो वो रोज ही अपनी माँ से हजारों बहाने बनाता, ताकि वो आ सके तृषा का हाल पूछने। तभी तृषा ने उसे जोरों से झकझोरा, विवान, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? उसे होश आया। वो न जाने कब से बुद्ध बनकर खड़ा था। तृषा उसे अपने दीवारों पे टंगी हैंडक्राफ्ट उतारने को कह रही थी। विवान ने हैंडक्राफ्ट उतार के तृषा को दिए और घर वापस चला आया। लाइफ में इतना उदास और इतना बेचैन वो पहले कभी न हुआ था। जो सवाल कोई नहीं कर पाता, वो बड़े से बड़े मैथ के सवाल सॉल्व करने वाला विवान आज पहली बार अपने जीवन के इस छोटे से सवाल को सुलझा नहीं पा रहा था कि क्या तृषा को भी उससे प्रेम है या नहीं। वो डरता था अपने दिल की बात तृषा से कहने से, कि कहीं वो उसे गलत न समझ ले, और इसी कसमकस में उलझ के रह जाता। और रोज लाख हिम्मत करने पर भी वो अपने दिल की बात तृषा को नहीं बता पाता। दोनों के मन में एक सी ही कसमकस थी, और अक्सर इसी कसमकस में तो अधूरे रह जाते हैं बहुत से लड़के लड़कियों के प्रेम, क्योंकि वो नहीं कर पाते स्वार्थी होकर अपने प्रेम का इजहार। और अगली सुबह जब वो विबाबा से अंतिम विदा लेने आई, तो विवान की नजरें उसे अजीब सवालिया निगाह से देख रही थी, कि मानो कह रही हूँ कि तृषा, कह दो ना जो दिल में है। शायद तुम्हारे कहने से वो भी कह लेता अपने दिल की बात, शायद वो भी दिखा सकता अपने दिल के घाव। पर समाज की सभ्य लड़कियां कहाँ कर पाती हैं अपने प्रेम का इजहार, जिनके लिए प्रेम में समर्पित हो जाना जितना सहज है, प्रेम की अभिव्यक्ति उतना ही कठिन काम। जाते जाते दोनों की निगाहों ने तो कह दिए अपने दिल का हाल, पर शब्दों की औपचारिकता भी तो जरूरी थी। और अक्सर इसी औपचारिकता के अभाव में अधूरे रह जाते हैं कई लड़के लड़कियों के प्रेम। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए सफर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना।